हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बच्चों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर 8 to 10 मार्क्स का है। 8 to 10 मार्क्स का मतलब समझ गए आप। आपका टोटल 40 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस बनता है। इसका मतलब 25% सिलेबस यानी कि 10 out of 40 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आएंगे। यानी आपका 1/4 सिलेबस है केवल ये इकलौता चैप्टर। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आपको करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन गाइस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या, यहाँ पर हमें बहुत सारी कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है और जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास में करीब करीब अब देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर 24 इंडियन कंपनीज़ हैं। 24 इंडियन कंपनीज़ हैं। एक बार चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 16 17 18 19 20 21 22 23 24, करीब करीब 24 हमारे पास यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ हैं और 10 हमारे पास में यहाँ पर फॉरेन कंपनीज़ हैं जिसको ग्लोबल कंपनीज़ कहा जाता है। यानी 34 कंपनीज़ का डेटा आपको यहाँ दिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। एक एक करके अल्फ़ाबेटिकली हमें दी हुई है। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने अलग से दे रखी है। हाँ जी, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। क्या बिजनेस प्रोफेशनल कौन कौन से होते हैं? बिजनेस प्रोफेशनल होते हैं 4 तरीके के। पहला बजट एनालिस्ट, दूसरा फाइनेंशियल एनालिस्ट, तीसरा मैनेजमेंट एनालिस्ट और चौथा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो भैया सबसे पहले यहाँ ही क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता है जहाँ 4 ऑप्शन हो वहाँ MCQ बनने का चांस तो ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कैसे, डेफिनेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कौन है, बजट एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, मैनेजमेंट एनालिस्ट है या मार्केट रिसर्च एनालिस्ट है। ठीक है, अब समझते हैं एक एक करके वो कीवर्ड जिससे हम इसको फाइंड आउट कर पाएं। सबसे पहला आता है बजट एनालिस्ट। क्या होता है? बजट एनालिस्ट हेल्प कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कीप देयर फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टू कीप देयर फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। फाइनेंस को ट्रैक पर जो रखते हैं उसको बजट एनालिस्ट कहते हैं। वो प्रिपेयर करते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं, द प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डेवलप फोरकास्ट। फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग को लेकर के वो क्या करते हैं, बजट्स बनाते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे किया जाएगा उसको ध्यान में रखते हैं। बजट एनालिस्ट आर वाइटल टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स, मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड अटेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करते हैं, कहाँ क्या क्या खर्चा करना होगा, ये काम होता है बजट एनालिस्ट का। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट की लाइन, दे कीप फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। किसको कहते हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट। अरे वाह, ये क्या बात है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दिए सिक्योरिटी एनालिस्ट, आप बोलेंगे सर ये तो चारों ऑप्शन में था ही नहीं, यहाँ पर सर फंस गए आप तो भैया फाइनेंशियल एनालिस्ट को सिक्योरिटी एनालिस्ट भी कहते हैं, और बाप रे इक्विटी एनालिस्ट भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी कहते हैं और रेटिंग एनालिस्ट भी कहते हैं। है ना दमदार पॉइंट, इसको जरूर मार्क कर लेना बेटा, क्योंकि जब ये पॉइंट आएगा, ये 4 बेसिक पॉइंट कोई भी पढ़ेगा तो इन पॉइंट को वो नज़रअंदाज कर देगा और यहाँ पर वो फंस जाएगा। ठीक है, इन चारों का मतलब क्या है? फाइनेंशियल एनालिस्ट, चाहे वो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, इक्विटी एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है या रेटिंग एनालिस्ट है। द नेम सजेस्ट दैट दे फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट advise on investment decisions for external or internal financial clients as a core part of the job। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करते हैं कि देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर की जाएगी, मार्केट कौन सी है जिस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, दे एडवाइज ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल क्लाइंट्स एज ए कोर पार्ट ऑफ द जॉब, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। फिर तीसरा आता है मैनेजमेंट एनालिस्ट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भैया? एफिशिएंसी पर फोकस करना, राइट। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एनालिस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। दे वर्क फॉर द हेड्स ऑफ द बिजनेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिटेबिलिटी। आपने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट एनालिस्ट का काम क्या है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ठीक है, और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं? फिर मार्केट रिसर्च एनालिस्ट दे स्टडी strength and weaknesses of the organizations. They study the market condition to examine potential trends of the sales of a product or service। यानी रिसर्च करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है,
मार्केट को एग्जामिन करते हैं, वहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है सेल्स का, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो ये डेफिनेशंस आपको दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा MCQ। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई हुई हैं, हमें भी समझने की ज़रूरत है कि कंपनी और अ कॉरपोरेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज वन एंड द सेम। इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत जगह पर कंपनी वर्ड यूज़ किया जाएगा, बहुत जगह पर कॉरपोरेशन होगा, बहुत जगह पर ऑर्गेनाइजेशन होगा, और आप कहेंगे भाई इसका क्या मतलब है, ये तो कंफ्यूज हो रहा है। बेटा सबका मतलब सेम मान के चलना, ठीक है, कंपनी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेम मान के चलना। वी यूज दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली, हम इन वर्ड्स को एक दूसरे के बदले यूज करते रहते हैं। इंडस्ट्री और सेक्टर को भी हम एक दूसरे के बदले यूज करते हैं, इंडस्ट्री और सेक्टर को भी, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर इंडस्ट्री लिखा हुआ कहीं पर सेक्टर लिखा हुआ, दोनों का मतलब सेम मान के चलना। ठीक है, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन दी हुई है निफ्टी 50 के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं निफ्टी 50 होता क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज का जो इंडेक्स कैलकुलेशन होता है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। इसको निफ्टी 50 क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 50 टॉप ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को बेस मान करके सेंसिटिविटी इंडेक्स निकाला जाता है, जिसको निफ्टी 50 कहा जाता है। और आपके इस चैप्टर के अंदर जो कंपनियां ली गई हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ली गई है ना, वो मैक्सिमम क्या निफ्टी 50 में से ली गई हैं। देखो लिखा हुआ है निफ्टी 50 इज ए बेंचमार्क फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इट मीन्स एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस that represent the weighted average of 50 largest Indian companies listed on national stock exchange। समझ आ गई मेरी बात। निफ्टी 50 किसको बोलते हैं, जैसे थर्मामीटर हमारा बॉडी टेम्परेचर बताता है ना, ऐसे निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है कि मार्केट अप जा रही है कि मार्केट डाउन जा रही है। और उस अप डाउन के लिए 50 लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज को बेस बनाया जाता है, उनका वेटेड एवरेज निकाला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आज मार्केट अप गया कि डाउन गया, और वो रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 के द्वारा। और यहाँ पर आपके इस चैप्टर के अंदर में मैक्सिमम कंपनियाँ यहीं से ली गई हैं, निफ्टी 50 से, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हो, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, कंपनी की फिलॉसफी के बारे में पढ़ोगे, कोर मैनेजमेंट टीम क्या होती है, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। हर एक कंपनी के बारे में क्या, उसकी इंट्रोडक्शन, फिलॉसफी में विजन और मिशन, ठीक है। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, उसका CEO कौन है, डायरेक्टर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, MD कौन है, उसके पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस यानी उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, उनकी रैंक क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़। अब जरा पहले यहीं पर एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कंपनी की इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा विजन एंड मिशन की मैं बात करूँ ना, इसको त्याग दो, क्या करो, त्याग दो, क्योंकि मैं आपको बताऊं 34 कंपनीज हैं, एक मिशन और एक विजन, यानी 68 विजन मिशन हो गए भाई, टोटल मिलाओगे 34 विजन हो गए, 34 मिशन हो गए। इन दोनों में फर्क क्या होता है पहले वो समझ लो। विजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है कंपनी का, वो विजन कहलाता है। मिशन क्या है, कंपनी उसके लिए आज कर क्या रही है, उसका मोटिव क्या है, उसकी टैगलाइंस क्या है जिसको वो फॉलो करती है मिशन के तौर पर। अब नॉर्मली सारी कंपनियों की लगभग सेम होती है। जैसे हम सीए स्टूडेंट से पूछे आप क्या करना चाहते हो, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बढ़िया सीए बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा सीए बनना चाहता हूँ, मैं बहुत फेमस सीए बनना चाहता हूँ, तो लगभग सारी बात सेम नजर आती है ना। डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप याद करना चाहो इट्स योर चॉइस, मैं तो एक बात ये बोलूँगा इसको इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना, हाँ, क्योंकि पहली बात याद करना बहुत मुश्किल है, दूसरी बात गलती से याद कर लिया तो एग्जाम में आने का चांस बहुत रेयर है, और गलती से आ भी गया तो ठीक होने का चांस उससे भी रेयर है। तो टाइम खराब मत करना भाई, स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। चलिए, हाँ, कुछ मिशन विजन में एक दो मिशन विजन ऐसे होंगे जो बिल्कुल हटके हैं, मैं आपको बताऊंगा, उसको जरूर कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आने का चांस बनेगा। फिर आता है टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक आता है इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर। इनकॉर्पोरेशन ईयर का मतलब है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई। एक होता है इनकॉर्पोरेशन ईयर और एक होता है फाउंडेशन ईयर। अब पहले इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी 1987 में स्टार्ट हुई तो हम उसको बोलेंगे उसका फाउंडेशन ईयर, और 1990 में जाकर के उसने सोचा कि अब हम कंपनी बना लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो किसी फॉर्म में भी हो सकती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में, पार्टनरशिप की फॉर्म में। जब उसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा लिया एज ए कंपनी 1990 में, तो उसका इनकॉर्पोरेशन ईयर क्या हो जाएगा, 1990। गॉट इट। फाउंडेशन ईयर और इनकॉर्पोरेशन में फर्क समझ आ गया। कई जगह पर ऐसा होगा दोनों सेम हो सकते हैं, यानी कि वो कंपनी स्टार्ट ही कंपनी की फॉर्म में हुई थी, समझ गए मेरी बात। तो दोनों ईयर सेम हो सकते हैं,
लेकिन अगर फाउंडेशन ईयर और इनकॉर्पोरेशन ईयर दे रखा है तो आपको फर्क समझ आ गया। मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ वो फाउंडेशन ईयर, जब कंपनी की फॉर्म में वो बिजनेस आगे कैरियर हुआ, जिस साल उसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराया ऐसी कंपनी, तो वो उसका इनकॉर्पोरेशन ईयर कहलाता है। अब 34 कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन ईयर याद करना अपने आप में बहुत टेडिशियस टास्क है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, जिससे आप सारी कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन ईयर को यूं ही याद कर लोगे बड़ी आसानी से। बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको फॉलो कर लेना, सारे इनकॉर्पोरेशन ईयर आपको याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चले जरा फटाफट, लेट्स बिगिन गाइस। ओहो, ये देखिए यहां पर आपको समझा भी रखा है, चेयरमैन किसको बोलते हैं भैया? हु ओन्स अ मेजर पोर्शन। देखो वही चेयरमैन आएगा, एमडी आएगा, आप बोलोगे सर ये होते कौन है? तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया हुआ है, समझ लीजिए। चेयरमैन का मतलब है पर्सन हु ओन्स मेजर पोर्शन, जिसके पास मेजर पोर्शन होता है और वो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? लीडर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। इस कीवर्ड को याद रखना, लीडर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट दैट टेक्स फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस एंड लीड्स ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आता है एमडी या सीएमडी। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। Person who is a part of the board of directors and is concerned with ensuring that decisions of board of directors are being implemented, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एमडी या सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक पार्ट होता है जो इंश्योर करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी डिसीजन है वो इंप्लीमेंट हो जाएं, क्रियान्वित हो जाएं, लागू हो जाएं, एक्शन आ जाए, वो उसको बोलते हैं एमडी या सीएमडी। मैनेजिंग डायरेक्टर में एक्ट एज ए सीईओ एंड समटाइम्स द सेम पर्सन में बी एक्ट एज बोथ सीईओ एंड एमडी। ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी में एमडी और सीईओ एक ही पर्सन हो, तो यहाँ पर आपको कंपनियों में दिया होगा सीईओ सेम नाम होगा, एमडी में सेम नाम होगा, तो कंफ्यूज मत होना यार, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। फिर आता है डायरेक्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ ऑपरेशंस को डायरेक्टर बोलते हैं। दे रिपोर्ट्स टू द सीईओ। क्लियर? फिर आता है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है? डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द सीईओ एंड ही इज कॉल्ड हेड ऑफ द फाइनेंस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये कुछ इसकी डेफिनेशन थी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको डेफिनेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा बताओ ये चेयरमैन है, सीईओ है, एमडी है, डायरेक्टर है, सीएफओ है। दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंपनी, अडानी। अरे भाई आजकल तो बहुत फेमस नाम है अडानी का, है ना, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में सेकंड रिचेस्ट पर्सन तक पहुंच गए भाई, अडानी, गौतम शांतिलाल अडानी। अब देखो ये इनकॉर्पोरेशन ईयर में आपको बार बार रिपीट नहीं कराऊंगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, लर्न इनकॉर्पोरेशन ईयर। आप बहुत आसानी से सारी कंपनियों को याद कर सकते हो, तो मैं बार बार इसको मार्क नहीं करूंगा। हेड क्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। इसके सीएमडी और एमडी है गौतम शांतिलाल अडानी और सीईओ हैं इसके करण गौतम भाई अडानी और सीएफओ हैं दीपक महेश्वरी। इसको याद करने के लिए एक अलग से वीडियो है और इसको याद करने के लिए एक अलग से वीडियो है। ठीक है, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर में। ठीक है, इस चैप्टर को कवर करते हुए इन दोनों के लिए अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप इसको वहां जाके प्लीज कर लेना, सारे याद हो जाएंगे, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो अब हम आगे कंपनी में इसको इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंपनी की इंट्रोडक्शन की। एपीएसईजेड का मतलब क्या होता है? एपीएसईजेड का मतलब होता है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये देखिए, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इसको बोलते हैं एपीएसईजेड। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। इट रिप्रेजेंट्स लार्ज नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स विद इंडिया लार्जेस्ट एसईजेड एट मुंद्रा। पहला क्वेश्चन यहीं पर आएगा कि बताओ इंडिया में लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है? उसका आंसर होगा मुंद्रा। APSEZ port business is integral to its logistic business. India's largest private port operator, भैया APSEZ यानी अडानी पोर्ट्स के पास प्राइवेट पोर्ट्स है भाई। अब आप देखो ना, इंडिया में कोई भी माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा पोर्ट से होकर के जाएगा, और सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। अब समझ में आया इतने अमीर कैसे हो रहे हैं भाई? इंडिया का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके घर से होकर निकलता है, उस रास्ते से होकर निकलता है भाई। ठीक है, 10 लोकेशन पर है, वो कौन कौन सी है भैया? मुंद्रा, दहेज, हजाइरा, धामरा, कट्टुपल्ली, मुरमुगांव, विशाखापट्टनम, टूनाटेकरा, इनौर एंड विंझिंजम। यहाँ पर विंझिंजम में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है। ये सारी जगह पर APSEZ के पोर्ट हैं। मुंद्रा इज द होम टू इंडियाज ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट SEZ। वेरी इंपॉर्टेंट, मुंद्रा, ये हमेशा याद रखना, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा SEZ क्या होता है? जरा SEZ का मतलब समझ लीजिए। SEZ को हम
इससे शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इट इज ए स्पेसिफिकली डिफाइंड एरिया set up by the government where special benefits like tax holidays, free electricity, water for industries, cheap lease rentals etc are offered to educated business owners। मतलब नहीं समझ आया? सुनो, देखो भारत के नक्शे में क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ एरिया को SEZ डिक्लेयर कर देती है, SEZ कि ये जो एरिया है ना, एरिया ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जो भी कोई कंपनी यहाँ पर आकर अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है उसको बेनिफिट दिए जाते हैं। बेनिफिट क्या होता है? टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे मतलब टैक्स नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, वाटर फ्री दे देंगे, है ना, रेंट फ्री में दे देंगे, मतलब बहुत कम रेंट पर दे देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है? सारी इंडस्ट्री एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। समझ गए मेरी बात? तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है, तो और उस जोन में बुलाने के लिए उनको बेनिफिट देती है। उस जोन को क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आप कई जगह यूज करेंगे, DTA। DTA का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ये यहाँ फुल फॉर्म भी आ सकती है आपसे। DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया आर द एरिया विच इज नॉट SEZ इज कॉल्ड DTA। यानी कि उसके अलावा जो एरिया होता है उसको बोलते हैं DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। यानी आप DTA में भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो और SEZ में भी कर सकते हो। SEZ में करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, DTA में नहीं मिलेंगे आपको, या कुछ कम बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आता है FTWZ, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन। It is similar to SEZ. In FTWZ, warehousing businesses are given benefits to set up come supply chain businesses। यानी कुछ एरिया को गवर्नमेंट क्या करती है? FTWZ डिक्लेयर कर देती है, फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन। वो कहते हैं यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग करेगा उसको हम बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट देंगे। ये नॉर्मली SEZ के पास ही होता है, ठीक है। चलिए, गुड इन्फॉर्मेशन ना। उसके बाद आता है APSEZ की रैंक क्या आई थी? इसको हम बोलते हैं WLPC। WLPC मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। मैं इसको रेफर करूंगा WLPC लिस्ट फोर्ब्स की। इसके अंदर ना हर साल 2000 कंपनियां चूज की जाती हैं और उनको रैंक किया जाता है कि कौन सी फर्स्ट रैंक पर आई, कौन सी सेकंड पर, कौन सी 1900 पर, कौन सी 2000 पर, ऑन देयर ओन बेसिस। इनका कुछ एल्गोरिथम होता है, कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिसके बेस पर ही रैंक करती है। और इस पूरे एंटायर चैप्टर में रैंक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इस रैंक को याद करने के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां जाकर सारी कंपनियों की रैंक याद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब ये मत बोलना सर रैंक कैसे याद करेंगे, यू हैव ए वीडियो फॉर दिस। APSEZ के रैंक है 1489 और मार्च 2019। देखो ये बिजनेस इन न्यूज़ का मतलब क्या है? बिजनेस की खास बातें, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है, खासकर इस रैंक से और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। इन मार्च 2019 अडानी पोर्ट APSEZ, India's largest private port operator, recorded cargo movement of more than 200 million metric tons. It became India's first operator to achieve this milestone and fifth in the world। इंडिया का पहला ऑपरेटर बना भाई ये 2019 में, जहां पर कार्गो का मूवमेंट जो था 200 मिलियन मीट्रिक टन था और वर्ल्ड में 5वां। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब अडानी ग्रुप के भी आपने देखा यहाँ पर था हमारे, कहाँ गए भाई, कहाँ गए? गौतम भाई शांतिलाल अडानी, इसके चेयरमैन MD, वो वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए। उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलेबस में तो है नहीं सर, क्यों पूछा जाएगा? देखो देखो देखो, ये लिखा हुआ, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू मे विजिट देयर वेबसाइट। यानी बिजनेस इन न्यूज़ केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी बिजनेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी करंट अफेयर्स में चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा इस पर भी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, जो भी लेटेस्ट अभी अफेयर्स हुए हैं, करंट अफेयर्स इन कंपनियों के, उसके लिए अलग से वीडियो आपके साथ मैं डिस्कस करूं, ठीक है। बट फिलहाल आपको अपडेट रहना है। नेक्स्ट कंपनी आती है एशियन पेंट्स लिमिटेड। 1942 अ लव स्टोरी, एक पिक्चर का नाम है भाई, घबराना मत। 1942 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अमित सांगले इसके चेयरमैन MD हैं और आज ये जया मुरुगम जो हैं इसके CFO हैं। इसके बारे में बात करते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। इट इज़ डबल द साइज ऑफ एनी अदर पेंट कंपनी इन इंडिया। बाप रे बाप, मतलब कोई भी इंडिया में जो कंपनी है पेंट की उससे डबल साइज है इसका। इसके राइवल कौन कौन है, दुश्मन कंपटीशन कौन है? कांसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड, शालीमार पेंट्स, जेंसन एंड निकोलसन एंड बर्जर पेंट्स लिमिटेड।
सर ये ऊपर की लाइनें क्यों नहीं पढ़ी आपने? बेटे यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 16 कंट्री में ऑपरेट करती है, 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 65 कंट्रीज में कंज्यूमर हैं, 200 हाली क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक पॉइंट बनता है, इंडिया से लीडिंग एशिया 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है ये। वैसे भी यार आपके कोर्स में एक ही कंपनी एशियन पेंट्स यार, दूसरी तो कंपनी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आ भी गया तो आपका आंसर क्या होगा? सर एशियन पेंट्स, सिंपल। ठीक है, फिलॉसफी आप पढ़ लेना बेटा। जो चीज़ मैं अंडरलाइन नहीं करा रहा ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है, लेकिन उससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम बनता है, इसलिए मैं उसको अभी यहाँ फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, इसके 4 सेगमेंट है, कौन कौन से हैं? इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, एनामल्स, वुड फिनिशेस। और इसकी रैंक क्या है? WLPC की रैंक क्या है इसकी WLPC की रैंक है 1536, 1536। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एक्सिस बैंक। अरे भाई बैंक की बात करें, भाई आपको एक बात बता दो छोटी सी यहाँ पर बैंकों की। आपको पता है 1991 में NEP आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसके तहत LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। करेक्ट। 1993 के अंदर में एक्सिस बैंक को अप्रूवल मिल गया था। मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक की बात करूं, प्राइवेट बैंकों की बात करूं, तो हमारे जो प्राइवेट बैंक है ना इंडिया में, वो स्टार्ट हुए थे 1994 में। हालांकि एक्सिस बैंक को 1993 में अप्रूवल मिल गया था, लेकिन सबकी जो फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी वो 1994 में हुई थी। और यहाँ पर हम जो बैंक पढ़ने वाले हैं प्राइवेट, वो है एक्सिस बैंक, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, HDFC बैंक, इसके अलावा ICICI बैंक, और एक बैंक और आएगा SBI, विच इज़ नॉट ए प्राइवेट बैंक। तो ये 3 प्राइवेट बैंक है जो हम डिस्कस करेंगे, और SBI के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एक्सिस बैंक 1993 में इनकॉर्पोरेट हो गया था, और इसके जो MD CEO हैं वो हैं अमिताभ चौधरी, और इसके CF है पुनीत शर्मा। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। न्यू जनरेशन मतलब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की न्यू जनरेशन थी, उसमें भी एक ये बैंक है। और कौन सा था? HDFC और ICICI। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इट स्टार्टेड फंक्शन इन 1994। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर इनकॉर्पोरेशन ईयर आया तो आप 1993 को टिक करेंगे, और आया कि इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किया, तो 1994 में स्टार्ट किया था। दोनों में फर्क समझ लिया आपने? करेक्ट, फंक्शनिंग इसके स्टार्ट हुई थी 1994 में। ऐसा होता है ना, देखो अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन बैंक को एक्चुअल आप कह सकते हो कमर्शियल में आने में तो टाइम लगता है ना थोड़ा सा। ऐसा तो है नहीं कि आज गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला, चलो जी कल से काम शुरू, बैंक शुरू हो गया। इट टेक्स टाइम। 1993 में अप्रूवल मिल गया था, लेकिन बैंक को स्टार्ट करना, सारी चीज़ों को पाइपलाइन में लाने में टाइम लग गया, तो 1994 में फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई। द बैंक वाज प्रोमोटेड 1993। ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है इंट्रोडक्शन से। जो एक्सिस बैंक बनाया गया था ना, उसके अंदर में कौन कौन सी कंपनियों ने पैसा लगाया था? इट वाज स्टार्टेड 1993 जॉइंटली बाय स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सुती, जिसको पहले UTI बोला जाता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अब उसका नाम हो गया सुती, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने पैसा लगाया। इसके अलावा LIC ने पैसा लगाया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने पैसा लगाया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया। यानी कि जो फंडिंग थी एक्सिस बैंक की, जो प्राइवेटाइजेशन में, इसमें इन सारी कंपनियों ने पैसा लगाया था। 7 है आई थिंक, 7। नंबर 1 हो गया सुती, ओके, और उसके बाद LIC हो गया नंबर 2, जनरल इंश्योरेंस नंबर 3, नेशनल इंश्योरेंस नंबर 4, न्यू इंडिया इंश्योरेंस नंबर 5, ओरिएंटल इंश्योरेंस नंबर 6 एंड यूनिट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नंबर 7। इन 7 कंपनियों ने पैसा लगाया था, जिससे प्राइवेट बैंक स्टार्ट हुआ था एक्सिस बैंक। ठीक है, इट इज़ 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो पहला दूसरा कौन सा भाई? HDFC और ICICI। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखो विजन मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसको छोड़ देना भाई, पढ़ने का मन करे जरूर पढ़ लेना, मैं नहीं रोक रहा आपको, पक्का मैं नहीं रोकूंगा। डू इट, ऑल द बेस्ट। पोर्टफोलियो के अंदर याद करने की जरूरत नहीं है यार, क्यों नहीं याद? स्मार्ट वर्क देखो, हर जगह पर एक्सिस लिखा हुआ है, एक्सिस 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 एक्सिस। अगर मान लो क्वेश्चन आगे बताओ एक्सिस सिक्योरिटीज यूरोप लिमिटेड किसका प्रोडक्ट एंड सर्विस है, तो भाई कॉमन सेंस एक्सिस बैंक का, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग सारे बैंक करते हैं यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है याद करने के लिए। आपका मन करे गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है। हर बैंक करता है यार, रिटेल बैंकिंग करता है, पर्सनल बैंकिंग होती है, इंटरनेट बैंकिंग होती है, ATM सर्विस सबकी होती है यार। कॉर्पोरेट बैंकिंग बड़े बड़े लोन करना, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, सब करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इंटरनेशनल बैंकिंग भैया सारे बैंक इंटरनेशनल आज की डेट में, तो कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक की रैंक इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ पर आगे वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2021। अरे ये क्या है? इसका मतलब ये है, एक तो हो गई WLPC की रैंक,
ठीक है, जो ये है जो आपको याद करनी ही करनी है। इसके बाद आता है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट भी फोर्ब्स एक निकालता है कि वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है। भाई इसको बाद में तवज्जो देना प्लीज। पहले अगर आपको WLPC की रैंक याद हो जाए ना, फिर टाइम बचे तो उस पर फोकस कर लेना भाई। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है तो पक्का कर लेना, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा भाई इसको बाद में प्रायोरिटी देना, इस पे फोकस मत करना। इतनी सारी रैंक इनकॉर्पोरेशन याद करोगे भाई सब खिचड़ी पका दोगे, मत करना। आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है भाई, सिंपल बात है। तो रैंक याद कर लेना और इनकॉर्पोरेशन ईयर को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सिस बैंक वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP रेस। 12,500 करोड़ रुपए का फंड रेस कर रहा है भाई ये बैंक। अरे भाई इसको बोलते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब अगली कंपनी आती है बजाज ऑटो लिमिटेड। अरे इसको ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो भाई, एक्सिस बैंक की कोई और इन्फॉर्मेशन हो ना पढ़ लेना, अपडेट हो जाना। हाँ, फिर आता है बजाज ऑटो लिमिटेड, हमारा बजाज। अरे भाई क्या बताऊं मैं इसके बारे में। आप अपने घर में ना अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना उन्होंने सबसे पहला टू व्हीलर कौन सा चलाया होगा, बोलेंगे बजाज। इकलौती कंपनी थी भाई बजाज बजाज बजाज। मतलब हमारी जो बाकी पास की 2 जनरेशन है ना, सबको अगर 2 व्हीलर चलाना सिखाया, 3 व्हीलर चलाना सिखाया तो बजाज ने। 1945 में स्टार्ट हो गया था। बजाज ग्रुप ऑनरशिप है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। राहुल बजाज चेयरमैन, राजीव बजाज MD CEO और CFO सोमेन रे। तो इसके लिए भी वीडियो है और इसके लिए भी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडर कौन थे इसके, जमनालाल बजाज। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड। इट वाज जमनालाल बजाज। इन्होंने राजस्थान में 1940 के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया था, 1940। अरे ये क्या सर, इनकॉर्पोरेशन तो 1945 है। मैंने भी बताया था ना, फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर कौन सा होता है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस स्टार्ट हो गया था 1940 के अंदर में, फिर बाद में इसको कंपनी की फॉर्म दी गई। इनकॉर्पोरेशन ईयर इसका हो गया, इनकॉर्पोरेशन ईयर हो गया इसका 1945, बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या हुआ भैया, आज़ादी मिली, उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस चल रहे थे, तब इतना ज़्यादा लीगलाइज नहीं था सारा काम ना। 1959 के अंदर में इनको लाइसेंस मिल गया, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1959 के अंदर इनको क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया। अब भाई लाइसेंस मिल गया तो अब इतना बड़ा स्केल पे काम करना कोई आसान तो है नहीं। तो ये कंपनी 1960 के अंदर बन गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या बन गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। ऐसा क्यों बन गई, ताकि वो पब्लिक से पैसे इकट्ठा कर सके। भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, स्कूटर को बनाने के लिए कंपनी क्रिएट करोगे तो बहुत पैसा लगेगा। तो 1960 में कंपनी बन गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी शेयर्स इशू कर दी पब्लिक को, ताकि वहाँ से पैसा आए और कंपनी को रन किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकते हैं फाउंडेशन ईयर 1940, इनकॉर्पोरेशन 1945, लाइसेंस मिला था 1959 में, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी 1960 के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है ये। इसके अलावा और क्या खास बात है यहाँ पर, ये कुछ इसके मॉडल दिए हुए हैं, आप लोग इसको यूज़ भी करते होंगे, एवेंजर, सिटी 100, डिस्कवर, पल्सर। तो क्योंकि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो इसलिए क्वेश्चन आने का चांस बनता है, वरना प्रोडक्ट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी रैंक है 1620, और इसके अलावा इसको एक अवार्ड मिला है, फर्स्ट इन द इंडस्ट्री status of having all its manufactured plants certified by special award for TPM achievement by Japan Institute for Plant Maintenance। ये 2019 में मिला था। अपनी इंडस्ट्री का पहला अवार्ड 2019 में किसको मिला, बजाज ऑटो को। हमारी नेक्स्ट कंपनी आती है भारती एयरटेल। भाई इंडिया के अंदर में पहला प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क कंपनी वो कौन सी है, एयरटेल। आपको नहीं पता था, अरे भाई सुन लो, बता रहा हूँ ना। हाँ, भले ही आज आप जियो यूज़ करते हैं, आप वी यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, बट इंडिया के अंदर पहला मोबाइल नेटवर्क जो आया था वो एयरटेल का आया था 1995 के बाद में, 1995 के अंदर। अच्छा ऐसा कैसे सर, 1995 ही क्यों भाई, प्राइवेटाइजेशन 1991 के बाद स्टार्ट हुआ था ना, प्राइवेट बैंक्स 1991 के बाद आए। प्राइवेट जो कम्युनिकेशन हमारा बोल सकते हैं, जो एयरलाइन था, सॉरी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क था, 1991 के बाद आया। प्राइवेट एयरलाइंस है वो भी 1991 के बाद आई, सिंपल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारती ग्रुप इसका ओनरशिप है। सुनील भारती मित्तल चेयरमैन है। इसके MD CEO हैं गोपाल विट्टल और CFO इसके बादल बागरी, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन 20 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। लर्न करने की जरूरत नहीं है यार, बहुत सारी कंट्री में काम करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद 400 मिलियन सब्सक्राइबर। अच्छी बात है यार, ये प्राउड टू बी इंडियन, है ना। इसके अलावा सिर्फ कुछ नहीं करना, विजन भाई मत करना प्लीज़।
अब अभी कंपनी कहाँ का डील करती है? टेली मीडिया में करती है, डिजिटल में, डीटीएच आपके यहाँ भी लगा होगा यार, है ना, एंटरप्राइज, मोबाइल डेटा सर्विस, एंटर बिजनेस सोल्यूशन। एक्स्ट्रा दिमाग एक्स्ट्रा टाइम में तो कर लेना प्लीज, वरना चलते चलो मेरे साथ। इसकी रैंक कौन सी? WLPC की रैंक, WLPC की रैंक है इसकी 725। Airtel Business has been awarded to the Enterprise Data Service Provider for the year and the Enterprise Telecom Service Provider of the Year in the large enterprise segment at the 17th edition in the Frost and Sullivan ICT Awards। देखो अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं, तो ठीक है, गो थ्रू कर लेना इसको अच्छे से। ये एक अच्छी बात है, क्या है? Webio, a Trivandrum headquartered startup focused on deep AI-based, artificial intelligence-based analytics for cloud telephony, is the 5th startup to join the fast-growing Airtel Startup Accelerator program। यानी एयरटेल ने ना फास्टेस्ट एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वेबियो नाम की कंपनी जो त्रिवेंद्रम के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर, उसको इसके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, उसके अंदर त्रिवेंद्रम की कंपनी का नाम क्या है भाई? या वेबियो जो कंपनी है कहाँ की है? त्रिवेंद्रम की है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं। भारत पेट्रोलियम से पहले इन्होंने बबल दे दिया, चलो कोई बात नहीं। ये ज़रूरी भी है। देखो बबल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम पहले क्लास में देते थे, अब इन्होंने मॉड्यूल में दे दी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? Do you know that huge companies owned by government, the government companies are targeted नवरत्ना, महारत्ना एंड मिनी रत्ना। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी पर लागू होता है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है ना, उसको गवर्नमेंट अवार्ड देती है, नवरत्ना का, महारत्ना का, मिनी रत्ना का। अब यहाँ पर आपको ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, महारत्ना किसको बोलते हैं, नवरत्ना किसको बोलते हैं, मिनी रत्ना किसको बोलते हैं। इतनी सी बात समझ लो बेटा कि जब किसी गवर्नमेंट कंपनी की टर्नओवर बहुत हाई इंक्रीज होती है, जैसे महारत्ना की बात करो ना, इसकी टर्नओवर मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ है। अरे बाप रे, हाँ, एवरेज 3 इयर्स की जो टर्नओवर 25,000 करोड़ क्रॉस कर जाती है, तो उसको महारत्ना का स्टेटस दे दिया जाता है। और प्रॉफिट और भी कंडीशन होती है, जैसे प्रॉफिट 5,000 करोड़ से इंक्रीज कर जाता है, तो इनको एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम होता है महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। अभी 2021 में कितनी है? 10 महारत्ना गवर्नमेंट कंपनीज है और 40 नवरत्ना कंपनीज है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर आपको बोला जाएगा इस कंपनी को महारत्ना स्टेटस मिला था, तो क्वेश्चन आएगा कौन से साल में। ठीक है, अब ये मत पूछना सर महारत्ना को एक्सप्लेन कर दो, नवरत्ना को एक्सप्लेन कर दो। भाई बहुत मैटर है, पहले उसको समझ लो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हो आप। All government companies shall be discussed in the chapter are महारत्ना और नवरत्ना, यानी मिनी रत्ना की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज आएंगी ना, वो या तो महारत्ना होगी या नवरत्ना कंपनी होगी, मैक्सिमम महारत्ना ही है। ठीक है, और महारत्ना बने भी उनको टाइम हो चुका है। ऐसा नहीं कि आज ही बनी है। ठीक है, तो वो कौन से साल में बनी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन द बिगनिंग वी टॉक्ड अबाउट निफ्टी 50, ऑल दिस कंपनीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ निफ्टी 50। वो तो हमें पहले ही पता है, इस चैप्टर में जो कंपनीज है वो निफ्टी 50 का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत पेट्रोलियम 1952 में स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनरशिप है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। डी राजकुमार चेयरमैन, के पद्माकर MD CEO और नीलाकांता पिल्लाई, विजय गोपाल इसके CFO हैं। इसके लिए भी आपकी वीडियो मिल जाएगी, इसके लिए भी वीडियो आपके पास में आप लर्न कर सकते हो। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1952 एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था? हाँ भाई हाँ, और इसका नाम पता क्या था? बुरमा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड इसका नाम था। और इसने काम कहाँ पर स्टार्ट किया था? मार्शलैंड ऑफ ट्रॉम्बे एट बॉम्बे, बॉम्बे में ये काम स्टार्ट किया था भारत पेट्रोलियम ने। ठीक है, और क्या था? इन जनवरी 1976 बुरमा शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1952 में प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट हुआ, 1976 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। बुरमा शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम बदल दिया और नाम हो गया भारत रिफाइनरीज लिमिटेड। अरे भारत पेट्रोलियम बोल रहे थे सर, नहीं भारत रिफाइनरी लिमिटेड नाम रखा गया, लेकिन उनको लगा नहीं ये नाम अच्छा नहीं है यार। 1977 में फिर नाम बदल दिया इसका और इसका नाम हो गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अभी जो नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कौन से साल में पड़ा था? 1977 में। क्या ये पहले प्राइवेट कंपनी थी? हाँ कंपनी थी प्राइवेट। कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में स्टार्ट हुई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब टेक ओवर किया इसको? 76 में। समझ गए मेरी बात? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत रिफाइनरी लिमिटेड का पुराना नाम क्या था? वो था बुरमा शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते भारत पेट्रोलियम के बारे में और क्या बातें हैं। हाँ जी, भारत गैस हैज बीन अ पायनियर इन मोर वेज देन वन, चर्निंग आउट सेवरल इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक ऑफरिंग सच एज LPG,
सिलेंडर्स एंड मिनी एलपीजी सिलेंडर आपके यहाँ भी आते होंगे ना, सिलेंडर गैस के, एलपीजी के, है ना? हाँ, वो इसी कंपनी के भाई। आगे चलें, चलो। The 24/7 services provided by Bharat Petroleum Aviation Fuel Services makes it preferred supplier for all major domestic and international airlines। देखो एविएशन सेक्टर होता है प्लेन वाला सेक्टर। अब आपको पता है जितने भी प्लेन उड़ते हैं उसमें फ्यूल तो डलता है, तो भाई जितनी भी एयर फ्लाइट्स शियों जाती हैं, आती है बाहर से, अंदर से, जो इंडिया से बाहर जाती हैं, इंडिया में आती हैं, डोमेस्टिक चलती हैं, उनका फ्यूल कौन भरता है? उनका सबसे फेवरेट कंपनी है भारत पेट्रोलियम। देखो लिखा हुआ है ना, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसका प्रेफर्ड सप्लायर कौन है? भारत पेट्रोलियम, ठीक है। 40% ऑफ इंटरनेशनल वॉल्यूम्स इन इंडिया आर फ्यूल्ड बाय बीपीसीएल प्लेन सर्विसेज। तो जितने भी बाहर से एयरलाइंस आती हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस आती हैं, वो अपना मैक्सिमम फ्यूल किससे भरवाती है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम से, ठीक है। देयर प्रेजेंस इन द डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस सेक्टर में भी प्रेजेंस, हाँ डिफेंस सेक्टर में भी इसकी प्रेजेंस है। वहाँ भी तो फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए यार, कमाल करते हो यार। तो वहाँ के फ्यूल सप्लाई कौन करता है? बीपीसीएल। Their presence in defense sector is equally strong. Bharat Petroleum is the only oil company in India to have equity stake in first greenfield airport at Cochin International Airport Limited। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी कंपनी जिसका इक्विटी स्टेक है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोचिन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अंदर में, और उसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैंने कहा था ना कई जगह पर मिशन विशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बेटे यहाँ पर जो मिशन है ना, वो लीग से बिल्कुल हटके है। भारत पेट्रोलियम फ्यूल बेचती है ना, ट्रांसफर करती है, और इसका मिशन क्या है? 150 गांव को वाटर स्केर्स, उनको वाटर पॉजिटिव बनाना, 10 लाख बच्चों को चिल्ड्रन प्रोवाइड करना, और एक्सपर्ट पैनल बनाना थ्रस्ट एरियाज में। थ्रस्ट एरिया जहाँ पर उनको लगता है कि ज़रूरत है कुछ नए काम करने के लिए, वहाँ एक्सपर्ट पैनल बनाती है कंपनी। और एंकरेज एम्प्लॉय वॉलंटियर, अपने एम्प्लॉयज़ को भी एंकरेज करती है कि भैया तुम भी आगे बढ़ो कॉर्पोरेट कल्चर में और समाज के कल्याण के काम करो। भाई क्या मिशन है। अब मेरी बात समझ, इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि लीग से बिल्कुल हटके है। नॉर्मली मिशन क्या होता है? बीपीसीएल को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको प्रॉफिट को बढ़ाना, उसके नाम को बढ़ाना, लेकिन ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल हटके मिशन है इसका। तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये क्वेश्चन आपका बनता है, आ सकता है, ठीक है। इसकी 7 SBUs हैं। SBU का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, रिटेल, लुब्रिकेंट्स, एविएशन, रिफाइनरी, गैस, INC एंड LPG, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इसकी रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है। मुंबई रिफाइनरी है मुंबई महाराष्ट्र में, कोची रिफाइनरी केरला में है, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो आसाम के अंदर है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इसकी रैंक है 792, और इसको स्पेशल अवार्ड क्या मिला भाई? भारत पेट्रोलियम रिसीव स्पेशल अवार्ड फ्रॉम श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू फैसिलिटेट बल्क LPG टैंक ट्रक्स ओनरशिप बाय SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स है, उनके जो बल्क LPG टैंक ट्रक्स हैं, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया है बीपीसीएल ने। इसकी वजह से जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस कंपनी को नवाजा है, अवार्ड दिया है, ठीक है, स्पेशल अवार्ड, ठीक है। बीपीसीएल रिसीव, देखो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्लू याद कर लेना है। SC/ST एंटरप्रेन्योर आ जाए तो बीपीसीएल नाम याद कर लेना, ठीक है। क्लू, BPCL received the prestigious Star PSU Award on 31st March 2018। इसके अलावा इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था 2018, किस में? एक्सेलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। एक्सेलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनको अवार्ड मिला था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये पहले सिलेबस में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे गोल्डन पीकॉक अवार्ड, अब नहीं होते यार, अब कहीं कहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी सिप्ला। पता है सिप्ला की फुल फॉर्म क्या है? अरे सर सिप्ला की फुल फॉर्म है, अभी बताता हूँ। देखो इनकॉर्पोरेशन ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1935। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है YK हामिद, और MD CEO उमंग वोरा, और केदार उपाध्याय हैं इसके CFO। इसका पूरा नाम है द केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज बाय ख्वाजा अब्दुल हामिद। इसकी जो फाउंडर थे वो कौन थे? ख्वाजा अब्दुल हामिद। अब देखो इसका नाम क्या था, यहाँ से C उठा लिया, I से इंडस्ट्रियल से I, फार्मास्यूटिकल से P, लेबोरेटरी से L, और ख्वाजा साहब के नाम से यहाँ पर आ गया, ख्वाजा अब्दुल हामिद के नाम से यहाँ पर A उठा लिया, और कंपनी का नाम पड़ गया सिप्ला। समझ गए मेरी बात? जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इसका इतना बड़ा नाम था, द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था ख्वाजा अब्दुल हामिद। और कंपनी का बाद में शॉर्ट नेम कर दिया गया, केमिकल से C उठा लिया, इंडस्ट्रियल से I, फार्मास्यूटिकल से P, लेबोरेटरी से L, और अब्दुल नाम से A उठा लिया, और कंपनी का नाम हो गया सिप्ला। और कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? 1935 में।
ठीक है। द नेम ऑफ कंपनी वाज चेंज टू सिप्ला लिमिटेड इन जुलाई 20th 1984। देखो सिप्ला लिमिटेड नाम कब रखा गया, 1984 में, यानी अभी जो नाम है सिप्ला वो कब पड़ा था, 1984 में पड़ा था। 1985 के अंदर में यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव किया था कंपनीज बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यूएस से अब वो हमें जो है अप्रूवल लेना पड़ता था पहले। कोई भी हम मेडिसिन बना रहे हैं, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यूएस की जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी, काइंड ऑफ अप्रूवल लेना पड़ता था। और इस कंपनी को 1985 में वहाँ से अप्रूवल मिला बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर 1935 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ईयर 1984 एंड 1985 हो गया। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ लेना भाई। 1500 इसके प्रोडक्ट्स हैं, 60 थेरेपी कैटेगरी हैं, 150 कंट्री में माल बिकता है, हर तरीके की मेडिसिन बनती है, कोल्ड, ओरल हाइजीन, स्किन केयर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्वेश्चन तो बनता नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ लेना भाई, ठीक है। स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है केयरिंग फॉर लाइफ और बहुत फेमस भी है ये स्लोगन, इसको कर लेना। विजन क्या है, टू बी फर्स्ट ग्लोबल बायोटेक कंपनी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइस। इस कंपनी का विजन ये है कि हम दवाइयों को अफोर्डेबल बना सकें ग्लोबली, है ना, ताकि कोई भी पर्सन, नीडी पर्सन उस दवाई को खरीद सके। इसके अलावा पोर्टफोलियो में आता है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटाइट्रोवायरल ड्रग्स। सिप्ला करंटली मैन्युफैक्चर्स मोर देन 200 जेनेरिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एंटाइट्रोवायरल ड्रग्स क्या होती है, इसको जरूर सर्च करना। एंटाइट्रोवायरल ड्रग्स जो यूज़ की जाती है, एक मेडिसिन है जिसकी वजह से कंपनी बहुत फेमस हुई। इसको जाकर के ज़रूर एक बार आप गूगल पे जाके सर्च मारना, तब याद रहेगा। बता तो मैं दूंगा आपको, पता है क्या होगा, फिर याद नहीं रहेगा। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एंटाइट्रोवायरल ड्रग्स की, और ये क्वेश्चन आ सकता है, विच कंपनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंटाइट्रोवायरल ड्रग्स मैन्युफैक्चरर, है ना। तो आंसर इज सिप्ला, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी रैंक क्या है, 460 रैंक है इसकी। मेडिटेप स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी, एक्वायर्ड 75% स्टेक इन मैप फार्म प्राइवेट लिमिटेड। मेडिटेप स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ना इसी सिप्ला की होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है। अब होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कंपनी है, उसने एक दूसरी कंपनी बनाई, इसको हम बोलेंगे पेरेंट कंपनी और इसको बोलेंगे सब्सिडरी, ठीक है। और होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब है इसने 100% पैसा पेरेंट कंपनी ने लगाया है, यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी लगाई और उसका सारा पैसा पेरेंट कंपनी लगा रही है, तो इसको हम बोलते हैं होली ओन सब्सिडरी और इसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी। अगर पूरा पैसा नहीं लगाया होता तो हम उसको सब्सिडरी कंपनी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी आप लॉ में आगे जाके पढ़ोगे होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, अकाउंट्स में भी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इंटर फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है। तो मेडिटेप स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ना होली ओन सब्सिडरी कंपनी है जिसने मैप फार्मर प्राइवेट लिमिटेड का 75% स्टेक खरीदा है, यानी कि इसने बनाई, सिप्ला ने बनाई मेडिटेप कंपनी, और मेडिटेप ने फिर एक कंपनी को और एक्वायर किया 75% स्टेक, उसका नाम क्या है, मैप फार्म प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ओके। अब आता है, सिप्ला लिमिटेड एक्वायर्ड अक्टूबर 2019 नोवल एंड पेटेंटेड एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट एलॉर्स फ्रॉम वीनस रेमेडीज लिमिटेड फॉर द इंडियन मार्केट टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन द ब्रांडेड इंडियन क्रिटिकल केयर स्पेस and as a part of its agenda to contribute the fight against antimicrobial resistance। 2019 के अंदर में सिप्ला ने एक्वायर किया था नोवल एंड पेटेंटेड एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट जिसको एलॉर्स बोलते हैं। कहाँ से खरीदा था भाई, वीनस रेमेडीज लिमिटेड से खरीदा था। अरे भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 82-year-old चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड बिजनेस यूसुफ हामिद। अरे ये कौन है, अभी ज़रा ऊपर चलते हैं, ये रहे इसके चेयरमैन यूसुफ हामिद। इसके जो चेयरमैन है 82 ईयर ओल्ड, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। उनको ऑनररी फेलो ऑफ प्रेस्टिजियस बॉडी अवार्ड मिला था, कंप्राइजिंग ऑफ मैनी वर्ल्ड्स मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट इन 2019 लिस्ट ऑफ न्यू फेलोज ऑफ यूकेस रॉयल सोसाइटी। यूकेस रॉयल सोसाइटी के अंदर में इनको ऑनररी फेलो प्रेस्टिजियस बॉडी में अवार्ड मिला था प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का, प्राउड टू बी इंडियन। किनको मिला था भाई, ये सिप्ला के चेयरमैन, उनका नाम क्या है, यूसुफ हामिद। कितने साल के हैं, 82 ईयर्स ओल्ड। कब मिला, 2019 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपनी आती है कोल इंडिया लिमिटेड। 1975 में स्टार्ट हुई, ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। प्रमोद अग्रवाल इसके सीएमडी और चेयरमैन है और सीएफओ मिस्टर संजीव सोनी। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर
company in the world. It contributes about 84% of the coal production in India. Important part. लार्जेस्ट कोल मैन्युफैक्चर कंपनी है ये वर्ल्ड के अंदर में, और करीब करीब जो हमारा कोल प्रोडक्शन है उसका 84% केवल एक कंपनी करती है, कोल इंडिया लिमिटेड। क्या बात है। इन अप्रैल 2011 CIL वाज कन्फर्ड एज द महारत्ना स्टेटस, देखो आ गया, हमने पढ़ा था ना, बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ही आ सकता है कि कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना स्टेटस कौन से साल में मिला था? आंसर इज 2011। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, इट कमांड्स नियरली 74% ऑफ इंडियन कोल मार्केट। इंडियन कोल मार्केट की जो डिमांड है उसकी 74% ही कवर करती है। अब बोलोगे ये कैसे सर? बेटी ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी सप्लाई है ना। जो प्रोडक्शन होता है इंडिया का 84% है, लेकिन डिमांड 74% कवर होती है। बाकी के लिए बाकी कंपनियां करती हैं, कुछ हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अरे इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अरे क्यों सर? देखो ये लिखा हुआ है पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी, सब्सिडी कंपनी है, सब जगह पे कोल नाम आ रहा है, तो किसको याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत है। क्यों याद करने की ज़रूरत है? इट इज़ 8th होली ओन सब्सिडीज सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CMPDIL। ये इसकी 8th होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, और यहाँ पर आप फंस सकते हो। लेकिन एक तरीका बताता हूँ, देखो यहाँ लिखा हो सेंट्रल माइन का मतलब क्या होता है? खदान, जहाँ से क्या निकाला जाता है? कोयला। तो ये एक अच्छा क्लू है। अगर एग्जाम में आ गया बताओ कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड कौन सी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो माइन से आपको याद आ जाएगा, माइन मतलब नीचे खदान में जाना, कोयला निकालना। तो आप इससे भी क्लू याद कर सकते हो, ये इसको याद करना ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, CIL एंड NTPC ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड। NTPC क्यों? क्योंकि NTPC आपके कोर्स में अभी हम इसको पढ़ेंगे। CIL ये हो गया कोल इंडिया लिमिटेड। इनके बीच में 50-50% का जॉइंट वेंचर हुआ है, 2010 में हुआ था, ताकि कोल ब्लॉक खरीद सके इंडिया में और अब्रॉड में। ये मैंने इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। NTPC भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और CIL हम पढ़ ही रहे हैं। इसकी रैंक थी 770, और CIL हैज़ बीन अवॉर्डेड एज CSR विनर अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द 6th CSR इम्पैक्ट अवार्ड 2018-19, है ना। CSR का मतलब क्या होता है? CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अरे ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। हाँ वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। कहाँ गया? यस, यहाँ पर थे हम लोग, राइट। इनको वो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड मिला था रूरल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, और 6 CSR इम्पैक्ट अवार्ड था 18-19 के अंदर मिला था ये गाइस, ठीक है। और कहाँ पर मिला था? रिकॉग्नाइज एज फॉर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट डन इन पुरुलिया। आप लोग जानते हो कि पुरुलिया के बारे में, नहीं तो सर्च करना पुरुलिया एरिया कहाँ पर पड़ता है, आपको याद रहेगा उससे। CIL एक्सचेंज MOUs का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द फार ईस्ट एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट एंड फॉर ईस्टर्न माइनिंग कंपनी ऑफ रशियन फेडरेशन इन सितंबर 2019। CIL ने ना MOU किया था, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ किया था? फॉर ईस्ट एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट, इनके साथ में किया था, ताकि कोल का जो एक्सपोर्ट है या इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। और एक कंपनी होती है जिसका नाम था फॉर ईस्टर्न माइनिंग कंपनी, रशियन फेडरेशन की। कब किया था? 2019 में किया था बेटे। सब्सिडरी कंपनी मैंने अभी बताया था, सब्सिडरी क्या होती है? सब पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेन कंपनी विच इज एंटायरली ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी विच इज कॉल्ड होली ओन। पेरेंट कंपनी मैंने बताया था अभी आपको, होली ओन मतलब 100% पैसा पेरेंट कंपनी ने लगाया है दूसरी कंपनी में, इसलिए इसको बोलते हैं होली ओन सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट कंपनी आती है डॉक्टर रेड्डी। आपके कोर्स में ना दो ही फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक सिप्ला और एक डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी स्टार्ट हुई थी 1984 में, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसमें हेडक्वार्टर है। कलाम सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन, एरेज इजरायली इसके CEO हैं, और पराग अग्रवाल इसके CFO है। चलिए, इट स्ट्रेंथन इट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बाय एक्वायरिंग अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड इन 1999। देखो कंपनी 1984 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1999 के अंदर में ना इसने एक कंपनी को खरीदा था, अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड को। उसके बाद इसकी जो पोजीशन थी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई भाई, हाँ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में। कब? 1999 में। क्यों? क्या हुआ था उसके बाद? दिस एक्विजिशन मेड रेड्डी इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। भाई जैसे ही 1999 के अंदर में डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने
इस कंपनी को खरीदा था, अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड को। उसके बाद इंडिया में इसकी पोजीशन तीसरे नंबर पर पहुंच गई आफ्टर रैनबैक्सी एंड ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट और सेकंड रैंक पर रैनबैक्सी और ग्लैक्सो इंडिया थे और थर्ड नंबर पर आ गई डॉक्टर रेड्डी। अरे भाई क्या बात है। इसकी फिलॉसफी क्या है? ब्रिंगिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन विद इन रीच, जो महंगी दवाइयाँ उसको रीच में लाया जा सके, अनमेड पेशेंट की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके और पेशेंट अपने डिसीज़ को बेटरली मैनेज कर सकें। इसके अलावा मेडिसिन हर जगह पर अवेलेबल कराई जा सकें और पेशेंट्स की हेल्प की जा सके कि ताकि वो जीत सकें। क्या बात है, ये इसकी फिलॉसफी है। ब्रांड और जो दवाइयाँ हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ज़रूर कर लेना। कंपनी announced that it has entered into a definitive agreement with Wockhardt Limited to acquire select divisions of its branded generics business in India and a few other international territories of Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives for a consideration of rupees 1850 crores। यानी वोकहार्ट लिमिटेड के साथ कंपनी ने एग्रीमेंट किया था ताकि वो अपने ब्रांड को एक्सपेंड कर सके नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और बाकी जगह पर। और इसके लिए जो अमाउंट तय हुआ था वो करीब 1850 करोड़ रुपए था, 1850 करोड़। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी वाज लिस्टेड अमंग 1200 ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2014। 2014 के अंदर ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें 1200 टॉप ब्रांडेड को लिस्ट किया गया था, जिसमें डॉक्टर रेड्डी एक ये भी कंपनी थी उसमें, जिसको बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला था। डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड इनिशिएटेड अ वॉलंटरी नेशन वाइड रिकॉल ऑन अक्टूबर 1, 2019। ये नेशन वाइड रिकॉल क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से भी गलतियां हो जाती हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कानून लॉ कहता है कि भैया आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको वापस ले लो, उसको बोलते हैं रिकॉल करना। आपका जो प्रोडक्ट नेशन वाइड आपका फैल चुका है उसको वापस रिकॉल करना, ठीक है। मैगी के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार केस, नेस्ले कंपनी है ना, उसकी मैगी भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, तो लॉ ने कहा था, कानून के दायरे में आने के बाद केस हुआ था तो उन्होंने भी रिकॉल किया था, मैगी को वापस मंगाया था। ऐसी डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने 2019 में इनके साथ एक केस हुआ, क्या था समझो जरा। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड इनिशिएटेड अ वॉलंटरी नेशनल वाइड रिकॉल ऑन October 1, 2019 ऑफ ऑल ऑफ इट्स Ranitidine medication sold in the US due to confirmed contamination with N-nitrosodimethylamine, जिसको हम NDMA बोलते हैं, above levels established by US FDA। US फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के द्वारा जो लिमिट तय कर रखी थी NDMA की, उससे ज़्यादा मात्रा पाई गई रेंटिडाइन मेडिकेशंस के अंदर में। तो वहाँ का यूएस फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने कहा कि भैया अब इसकी लिमिट ज़्यादा है, ये खतरे की निशानी है, तो आप भैया जो प्रोडक्ट आपने बेचे हैं उसको वापस मंगाओ। तो कंपनी ने वॉलंटरीली अपनी इच्छा से नेशन वाइड रिकॉल किया था 2019 के अंदर में। क्लियर, ताकि नुकसान ना हो लोगों को। मैंने कहा ना कभी गलती हो जाती है, ठीक है, नेशन वाइड रिकॉल कर लिया। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट to acquire a portfolio of 42 approved non-marketed abbreviated non-drug application in the US। US में कंपनी जो है 42 non-marketed abbreviated ड्रग एप्लीकेशंस खरीद रही है। मेडिसिन की नॉर्मल चीज़ है यार, टेंशन ना लो, ठीक है, आगे चलते हैं, घबराओ मत। फ्लिपकार्ट, सर सब कुछ पता है हमें तो। इंपॉर्टेंट बात, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। हमको लगता है सर ये तो इंडियन कंपनी है, तो सर इंडिया में होना चाहिए ना हेडक्वार्टर, नहीं, इसका लीगल डोमिसाइल सिंगापुर के अंदर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भाई, 2007 में स्टार्ट हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इसका बेटा। फाउंडर कौन है? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, कल्याण कृष्णमूर्ति इसके CEO हैं और श्रीराम वेंकट रमन इसके CFO हैं। फ्लिपकार्ट 2007 में फाउंड की गई थी, यानी स्टार्ट की गई थी। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दो दोस्तों ने स्टार्ट किया था, जो कि IIT के एलुमनाई थे, यानी IIT से पढ़े हुए थे, और उन्होंने अमेजोन के अंदर काम किया था। और आपको पता है अमेजोन ने सबसे पहले क्या सेल करना शुरू किया था? किताबें। उसी को देखते हुए इन्होंने भी कहा चलो हम भी काम करते हैं यार, IIT तो हम पास कर ही चुके हैं, अमेजोन में काम कर चुके हैं, चलो हम अपनी कंपनी बनाते हैं फ्लिपकार्ट। और इन्होंने भी किताबें बेचना शुरू किया सबसे पहले, लेकिन बाद में तो भाई बस पूछो मत। द कंपनी इनिशियली फोकस ऑन ऑनलाइन बुक सेल्स कंट्री वाइड, और भाई अगले साल 2008 के अंदर में इनके पास रोज 100 किताबें के ऑर्डर आने शुरू हो गए। भाई मजा आ गया यार, क्या बात है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। और ये एक्सपेंड करते गए और फाइनली सोल्ड ऑफ मेजर स्टेक टू वॉलमार्ट 2018, और 2018 के अंदर में फ्लिपकार्ट का मेजर स्टेक जो था वो वॉलमार्ट ने खरीद लिया। द सर्विस कंपनीज प्राइमरली विद अमेजोन, पहले अमेजोन के साथ कंपीट कर रही थी, इसलिए वॉलमार्ट ने खरीदा था, पता है इसको, अमेजोन से कंपीट करने के लिए। 2017 फ्लिपकार्ट के पास में 39.5% मार्केट शेयर था इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। और फ्लिपकार्ट ऑल्सो ऑन फोन पे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ अच्छा, पता है फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को भी खरीदा था, पता है
फ्लिपकार्ट इज सिग्निफिकेंटली डोमिनेट इन ऑनलाइन फैशन रिटेल विच वाज अचीव्ड बाय इट्स एक्विजिशन ऑफ मिंत्रा। इन्होंने मिंत्रा को खरीद लिया था। ऐसे ही चलता रहता है कंपनी में, एक बड़ी कंपनी छोटी को खरीदती है। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीदा, फिर फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया? वॉलमार्ट ने खरीद लिया। फ्लिपकार्ट में और क्या क्या चीज़ें आती है? फ़ोन पे भी आता है भाई। अच्छा हाँ, मोबाइल पेमेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन यूपीआई, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगस्त 2018 में वॉलमार्ट ने इसका 81% स्टेक खरीद लिया था $16 बिलियन के अंदर में। और मैं आपको बता दूं 2018 में जब ये खरीदा गया था तो 2018 नवंबर में जो एग्जाम आया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पता है? तब ये लाइन आपके स्टडी मटेरियल में नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर में। तो बिलीव मी गाइस, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड कोई भी मार्केट में घटना होती है बड़ी, तो भाई उसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन दो आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तब भी वो पूछ सकते हैं। ये उसका लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं। इसकी सब्सिडी कौन है ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये आप लोग इनमें रोज डील करते हो। मिंत्रा, जबोंग, फोनपे, ई कार्ट, जीप्स, टू गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, क्योंकि आप डेली रूटीन में इन चीज़ों को यूज़ करते हो तो एग्जामिनर पूछ सकता है। सचिन बंसल को अवार्ड मिला था, क्या अवार्ड मिला था? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 12-13। कहाँ से, किससे मिला था? इकोनॉमिक टाइम्स से मिला था भाई। फिर 2014 में दोनों को मिला, किस किस को? टू फाउंडर्स एंटर्ड फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्टिंग debuting at the 86th position with a net worth of $1.3 बिलियन ईच। दोनों फाउंडर कौन है? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, दोनों को यहाँ पर अवार्ड मिला 2015 में। फिर 2016 के अंदर में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को दे वर नेम्ड एज टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट November 2014, Flipkart was operating through a complex business structure which included 9 firms, some registered in Singapore and some in India। और 2012 में Flipkart को founder sold WS Retail, a consortium of investors led by राजीव कुच्छल। तो 2012 के अंदर उन्होंने क्या किया भैया, जो WS Retail का कुछ कंसोर्टियम था वो बेच दिया। ये चलता रहता है, खरीदना बेचना चलता रहता है। चलो फटाफट करते हैं एक और कंपनी, ठीक है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1984 में स्टार्ट हुई कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में इसका ओनरशिप है। मनोज जैन इसके चेयरमैन है। मनोज जैन इसके एमडी सीईओ। देखो मैंने कहा था ना, एक ही पर्सन दोनों रोल भी प्ले कर सकता है, वो यहाँ पर दोनों रोल प्ले किए हुए हैं। एमडी सीईओ चेयरमैन एक ही पर्सन है, श्री मनोज जैन। फाइनेंस डायरेक्टर है ए.के. तिवारी। गेल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1984 एज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसका जो नाम है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया। इंडियाज प्रिंसिपल गैस ट्रांसमिशन मार्केटिंग कंपनी, यानी कि गैस को ट्रांसमिट करने वाली भाई बहुत बड़ी कंपनी है। गैस को ट्रांसमिट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अरे भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली कंपनी, उसका नाम है गेल। गेल वाज कन्फर्ड विद द महारत्ना स्टेटस इन 2013। ये क्वेश्चन आएगा कि गेल को महारत्ना स्टेटस कब मिला था भाई? 2013 में। इट हैज मोर देन 70% मार्केट शेयर इन गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग, यानी ये जो कंपनी है वो गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा धुरंधर है। और 70% मार्केट शेयर गैस ट्रांसमिशन का इसी के पास है, गेल के पास। गेल ओन्स कंट्रीज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क, जो करीब 2300 किलोमीटर का है। हजाइरा से चलता हुआ विजयपुर जगदीशपुर से होता हुआ पाइपलाइन ये आता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 33.4 MMSCMD गैस। अब सर MMSCMD क्या होता है बेटा, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम होता है ना, ये गैस की यूनिट है यार। आपसे नहीं पूछेंगे बताओ यूनिट क्या होती है ना, फुल फॉर्म नहीं पूछने वाले, टेंशन ना लो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो गूगल में सर्च मारना बेटे, ठीक है। चलो, इट ऑल्सो ओन्स एंड ऑपरेट्स मोर देन 2000 किलोमीटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है लाइन ये। इट ओन्स एंड ऑपरेट्स 2000 किलोमीटर लॉन्ग एलपीजी पाइपलाइन, जो कहां से स्टार्ट होती है? जामनगर गुजरात से स्टार्ट होती है और लोनी उत्तर प्रदेश यूपी के लोनी के अंदर में जाके खत्म होती है, और 2000 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन है, और इसको आप कह सकते हो कंट्री की लार्जेस्ट पाइपलाइन। एंड हैज द प्राइड टू ऑपरेट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव एलपीजी पाइपलाइन, बल्कि आप वर्ल्ड की कहो सर एक्सक्लूसिव, जो जामनगर गुजरात से स्टार्ट होती है और यूपी तक आती है लोनी में, 2000 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा फिश इनोवेशन की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये गेल और गेल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ सकता है ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, कौन सी कंपनी की सब्सिडरी है गेल। यहाँ पर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। गैस 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 गैस, नाक बंद कर लेना बेटा, गैस बहुत ज़्यादा लीक हो रही है। गैस 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 बिल्कुल याद करने की जरूरत, सब जगह गैस लिखा हुआ है यार। LNG का मतलब होता है नेचुरल गैस,
तो जहां गैस लिखा है उसको याद करने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस से आप आंसर कर लोगे यार। बिजनेस इन न्यूज, गेल की रैंक है 1377, CII नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस वाटर मैनेजमेंट 2016 में मिला था। आउट ऑफ फेंस कैटेगरी का मतलब है अपने कैटेगरी से बाहर ही अवार्ड मिला था। गेल फार्मास्यूटिकल यूनिट एट पाटा केम फर्स्ट इन 16th नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिला था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये पॉइंट यार, आपके इंस्टीट्यूट ने अवार्ड दिया तो वो क्वेश्चन ही पूछ सकता है इस पे, बिल्कुल पूछ सकता है। चलिए लास्ट आते हैं, गेल इंडिया लिमिटेड इन्वेस्ट ओवर 45,000 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 years टू एक्सपेंड नेशनल गैस ग्रिड एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए 45,000 करोड़ रुपए का टारगेट है, अगले 5 साल में प्लान किया हुआ है इसको क्या करने का, यूज इसको एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, चलिए